प्रभाकर जी, मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे जाने का कारण आप भली भांति समझते हैं। हाँ, जाते जाते इतनी आपसे विनती है कि जिसके आंचल से खुशियां छीनकर आपने मेरी झोली भरनी चाहिए थी, उस निर्दोष का जीवन बर्बाद होने से बचा लेना। उसको वह सब कुछ वापस कर देना जो वास्तव में उसका है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो सचमुच में ये आपके जीवन का सबसे बड़ा उपकार होगा। भूल करके प्रायश्चित करने वाला यदि फिर कोई गलती न करे तो वह पापी नहीं कहलाता है। कम से कम मेरा तो विश्वास यही है। माधुरी, मिर्जापुर, नवादा। प्रभाकर ने पत्र पढ़ने के बाद मोड़कर जेब में रख लिया और नौकरानी सुखिया को आवाज दी। सुखिया तुरंत कपड़े धोना छोड़कर आ गई और प्रभाकर के सामने आकर बोली, हाँ साहब जी। पत्र देते समय कुछ कहा भी था उन्होंने? नहीं साहब। सुनकर प्रभाकर चुप हो गया। सुखिया फिर कपड़े धोने चली गई। दोनों बच्चे अभी तक स्कूल से लौटे नहीं थे, इसलिए सारा घर खामोश पड़ा था। केवल सुखिया के काम करने की खटपट, बाल्टी खटकने इत्यादि का स्वर कभी कभी सुनाई पड़ जाता था। माधुरी का पत्र पढ़कर प्रभाकर गंभीर हो गया था। माधुरी अचानक ही चली जाएगी, उसने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। माधुरी के इस साहस भरे कदम पर उसे विश्वास भी नहीं हो पा रहा था। माधुरी क्या कोई भी स्त्री विवाह के 60-65 दिनों के उपरांत ही यूं घर परिवार और पति को छोड़कर सदा के लिए चली जाएगी? यह एक आश्चर्यजनक बात थी। इस पर कोई सहज ही विश्वास नहीं कर सकता था। प्रभाकर का पूरा नाम था दिनेश कुमार प्रभाकर, मगर भूमि संरक्षण अधिकारी होने के कारण उसने अपना नाम का संक्षिप्तीकरण कर लिया था और वह अपने कोडी के प्रभाकर लिखा करता था। अनुसूचित जाति का होने के कारण उसे आरक्षण का लाभ मिला था, इसलिए उसकी शीघ्र सरकारी नौकरी भी लग गई थी, जबकि उसके साथ के युवक अभी तक सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे थे। नौकरी के 5 वर्षों के बाद उसे आरक्षण का फिर लाभ मिल गया और वह पदोन्नति पाकर अफसर बन गया। अपने परिवार में वह अपने माँ बाप की इकलौता संतान था। उसकी माँ की मृत्यु तब हो गई थी जब वह 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, परंतु ग्रामीण होने के कारण उसका विवाह अपनी माँ के सामने ही हो चुका था। गौना उसकी नौकरी लगने के बाद ही हुआ था। अपनी पत्नी कुंती को जब वह विदा कराकर लाया तब वह पर्यवेक्षक के पद पर था। उसके अफसर बनने से पहले तक के वर्ष काफी अच्छे व्यतीत हुए थे। कुंती एक भोली भाली, लज्जाशील, पतिव्रता, ग्रामीण महिला थी। प्रभाकर कुंती से झूठ सच कुछ भी कहता था, वह उसे आंख कान बंद करके पालन करती थी। एक पूर्ण कुशल गृहिणी के तो समस्त गुण उसमें थे, लेकिन एक अफसर की पत्नी होने में जो गर्व, अहम और चमक दमक उसमें होनी चाहिए थी वह नहीं थी। ऐसी बातों से उसका श्यामला रंग उसके रूप में और भी अधिक खलल डालता था। प्रभाकर ने कुंती को इस बारे में काफी कुछ समझाया भी था और उसे यही निर्देश दिए थे कि वह कम से कम कुछ तो अपने रहन सहन और बनाव, श्रृंगार तथा रुचियों में परिवर्तन करे। आखिरकार वह एक अफसर की पत्नी है। उसके पति के अफसर मित्रगण और परिचितों में बड़े बड़े लोग भी हैं। घर में उसे लापरवाह, फूहड़ सा देखते हैं तो उनके साथ उसे भी ग्लानि होती है। इसलिए वह कुछ तो अपने आप में तब्दीली कर लिया करे और पूर्ण शहरी बनने की कोशिश किया करे। यही सोचकर प्रभाकर ने सौंदर्य और प्रसाधन संबंधी सामान लाकर उसे दिए थे, परंतु यह सारा सामान रखे रखे ही खराब हो गया। कुंती ने इन सारी सौंदर्य प्रसाधन संबंधी वस्तुओं में कतई रुचि नहीं ली, इसलिए प्रभाकर को कुंती की यही कमी अक्सर अखर जाती थी। तभी उसने कभी भी कुंती को अपने साथ नहीं रखा था। वह मायके में ही रहती थी और वह खुद अकेला रहता था। छुट्टियों में 2-1 बार प्रभाकर कुंती के पास आता जाता रहता था। उसके 11 वर्ष इसी प्रकार व्यतीत होते रहे। उसके 3 बच्चे भी पैदा हुए। सबसे बड़ी लड़की 6 वर्ष की थी। उसके बाद का लड़का 4 वर्ष का था। तीसरी संतान लड़की हुई थी जो कुछ ही दिनों में निमोनिया से ग्रसित होने के बाद चल बसी थी। प्रभाकर के ये दोनों बच्चे काफी सुशील, समझदार, पढ़ने में तेज, कुशाग्र बुद्धि तथा सुंदर थे। इन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये दोनों बच्चे एक कम पढ़ी लिखी ग्रामीण महिला की देन है। कुंती ने उनमें तमीज की सारी अच्छाइयां भर दी थीं, जैसे बड़ों का आदर करना और उनसे सदैव ही आप करके बात करना। कुंती ही उनकी देखभाल अधिकतर करती थी।
प्रभाकर को तो वैसे भी विभागीय कार्य व्यस्तता के कारण अधिक समय नहीं मिल पाता था और वह अपने परिवार तथा बच्चों के साथ अधिक समय भी नहीं दे पाता था। इस वास्तविकता को प्रभाकर भी महसूस करता था कि उसकी फलीभूत होती गृहस्थी में जो दिनों दिन चार चांद लगते जा रहे हैं, उन सब का कारण कुंती को घर गृहस्थी के कार्यों में अत्यधिक दिलचस्पी और उसका अथक परिश्रम ही है। प्रभाकर उसे अपने वेतन में से जितने भी पैसे देता था, वह उन्हीं में से अपनी आवश्यकता अनुसार खर्च करती थी। इतना सब कुछ होने पर भी प्रभाकर कुंती को व्यावहारिक रूप में स्वीकार नहीं कर पाता था। वह सोचता था कि जैसे कुंती उसके अनुरूप नहीं है, जैसा कि वह स्वयं लंबा चौड़ा एक सुदृढ़ व्यक्तित्व वाला पुरुष था। कुंती एक दिन जब छत पर से सूखे कपड़े उठाकर नीचे उतर रही थी कि अचानक ही जीने पर से उसका पैर फिसल गया। वह लुढ़कती हुई नीचे आ पड़ी। उसके हाथ पैर और सिर की चोटों के अतिरिक्त रीढ़ की हड्डी में भी चोट आ गई थी। कुंती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसके प्लास्टर चढ़ा दिया। उस दुर्घटना के कारण कुंती बाद में स्वस्थ होकर भी ठीक से नहीं चल सकी। वह सदा के लिए लंगड़ा कर चलने पर मजबूर हो गई। कुछ दिनों के बाद प्रभाकर का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया तो वह वहां जाकर रहने लगा। नए शहर में आने पर उससे मकान की कठिनाई उतनी नहीं उठानी पड़ी जितनी कि एक आम व्यक्ति को होती है, क्योंकि अफसर होने कारण उसे तुरंत एक सभ्य परिवार ने अपने मकान का कुछ भाग किराए पर दे दिया। प्रभाकर यहाँ आकर बेमन से रहने लगा। वैसे भी वह कुंती की दुर्घटना और उसके लंगड़ा कर चलने से अपने आप से काफी क्षुब्ध हो चुका था। उसके घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। स्कूटर, फ्रिज, टेलीविजन से लेकर नौकर भी था, परंतु फिर भी वह अपने आप से समझौता नहीं कर पा रहा था। क्योंकि पहले तो वह कभी कभार कुंती को अपने संग साथ भी ले जाता था, परंतु अब तो उसके साथ चलने में भी उसे हिचक महसूस होती थी। एक दिन प्रभाकर ने अपने मन की ये परेशानी अपने एक अफसर मित्र से कही तो उसने भी यही कहा कि क्यों वह इस प्रकार की बातें सोचकर परेशान होता है। जो कुछ भी उसे जिस रूप में मिला है, उसे स्वीकार करने में मान नहीं घटता है। समझदारी इसमें नहीं है कि वह अपनी देवी समान पली को सिर्फ इसलिए अपने से दूर रखता है क्योंकि वह देखने में अच्छी नहीं लगती और लंगड़ा कर चलती है, बल्कि मूर्खता तो यह है कि ऐसी परिस्थिति को स्वीकार करके वह जो आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत कर सकता है, वह नहीं कर रहा है। कुरूप और विकलांग कोई भी शारीरिक रूप से उतना नहीं कहा जाता है जितना कि मन और आचरण गंदा होने से होता है। संसार के जाने कितने लोग विकलांगों की बैसाखियां बनकर जीवन काट देते हैं। अपनी पत्नी से तो अधिक वह खुद सोचकर विकलांग होता जा रहा है। फिर कुंती तो उसकी अपनी पत्नी है जिससे उसके 2 फूल से बच्चे भी हैं। यदि पत्नी के स्थान पर वह खुद ही कुरूप होता और उसकी टांग टूट जाती, और उसकी पत्नी यदि उसके साथ ऐसा बर्ताव करती, तब क्या वह सहन कर लेता? ऐसी स्थिति में खुद उसे क्या महसूस होता? अपने मित्र की इन बातों का प्रभाकर के पास कोई भी उत्तर नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसके इन अफसर मित्र का स्थानांतरण हो गया तो प्रभाकर का अपना ये आए दिन का रोना स्वतः ही बंद हो गया, क्योंकि अपने घर परिवार की बातें हर किसी से नहीं कही जाती हैं। प्रभाकर की दिनचर्या पूर्ववत ही चलती रही। कुंती अपने मायके में ही रहकर अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। प्रभाकर पिछले दिनों की भांति हफ्ते या 15 दिनों में 1-2 दिनों के लिए बच्चों के पास हो आता था। एक दिन प्रभाकर के मकान मालिक ने उससे उसके घर परिवार के विषय में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया और अपने को 2 बच्चों का विधुर बता दिया, क्योंकि वह अब तक अपना दूसरा विवाह करने का स्वप्न देखने लगा था और सच बोलकर वह ऐसा अच्छा अवसर खोना नहीं चाहता था। उसके इस प्रकार झूठ बोलने का परिणाम यह हुआ कि उन मकान मालिक महोदय के एक दूर के रिश्तेदार अपनी लड़की माधुरी का संबंध लेकर उसके पास आ गए। प्रभाकर ने तुरंत आगा पीछा न देखकर इस विवाह की अनुमति दे दी और माधुरी के साथ आर्य समाज रीति से अपना विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद जब प्रभाकर को कुंती का ख्याल आया तो उसने सरकारी स्टाम्प पेपरों पर उससे भी झूठ बोलकर इस कथन पर कि कुंती को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है उसके हस्ताक्षर करवा लिए और अपने को सुरक्षित महसूस करने लगा, क्योंकि उसका ख्याल था कि कुंती एक सीधी साधी युवती है, उसे जिस हाल में भी रखा जाएगा वह रह लेगी और माधुरी को विवाह के बाद स्वयं ही परिस्थितियों से समझौता करना पड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे बाद में सब ठीक हो जाएगा।
इस प्रकार माधुरी उसकी दूसरी पत्नी बनकर उसके घर आ चुकी थी। विवाह के लगभग 20 दिनों के बाद ही प्रभाकर अपने दोनों बच्चों को माधुरी के पास ले आया। इस तरह वह अपने दोनों बच्चों और माधुरी के साथ रहने लगा था। बीच बीच में वह विभागीय कार्य का बहाना बनाकर कुंती के पास भी हो आया करता था। माधुरी भी प्रभाकर के साथ हर प्रकार से सामंजस्य रख रही थी। बच्चों को भी वह बिल्कुल जाहिर नहीं होने देती थी कि वह उनकी दूसरी माँ है। वह उनके साथ लाड़ दुलार और स्नेह से रहती थी। उसके माँ बाप ने प्रभाकर से उसका विवाह आंख बंद करके केवल इस कारण कर दिया था क्योंकि वह एक अफसर था और वे सोचते थे कि उनकी पुत्री उसके पास हर तरह से सुखी रहेगी। फिर वे अधिक दहेज भी नहीं दे सकते थे, जबकि माधुरी अपने साथ के पढ़े युवक रोहित से विवाह करना चाहती थी। विवाह से पूर्व वह रोहित के साथ स्कूल में पढ़ती थी। फिर भी माधुरी ने अपने माँ बाप का कहना माना था और प्रभाकर से विवाह कर लिया था। एक दिन कुंती का पत्र प्रभाकर की अनुपस्थिति में माधुरी को मिला तो वह चौंक गई। उसे पत्र पढ़कर विश्वास ही नहीं हुआ। कुंती ने दोनों बच्चों के हाल चाल पूछे थे। प्रभाकर काफी दिनों से उसके पास नहीं गया था, सो उसे उसने बुलाया भी था। पत्र में इस प्रकार की अनेकों बातें और शिकायतें थीं। माधुरी ने पत्र पढ़ा तो उसे दुख और आश्चर्य हुआ। उस दोपहर इसने कुछ भी नहीं खाया। सारे दिन वह गुमसुम सी पड़ी ऊहापोह में बैठी रही। फिर जब बच्चे स्कूल से आए तो उसने बातों बातों में उनसे कुंती के विषय में सारी जानकारी ले ली। बच्चे झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने भी कुंती को अपनी मां बताकर पुष्टि कर दी। माधुरी ने सुना तो उसे अपने आप ही प्रभाकर के प्रति घृणा सी हो गई। शाम को प्रभाकर आया तो माधुरी ने उसे अपने मन के प्रति कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वह सोचती रही कि यह मनुष्य एक अफसर होकर भी कितना झूठा, फरेबी और धोखेबाज हो सकता है। क्या इसका अपनी पत्नी से मन नहीं भर सका था? वह तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। माधुरी के 2-3 दिन इसी ऊहापोह में गुजर गए। वह सोच नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। प्रभाकर ने तो दूसरे का अधिकार और प्यार छीन कर उसे दिया था, जिसे स्वीकार करने के लिए उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। फिर जब एक दिन माधुरी से नहीं रहा गया तो उसने प्रभाकर से साहस कर पूछ ही लिया। वह भेद भरे ढंग से बोली, एक बात बताएंगे आप? क्या आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? कभी नहीं, प्रभाकर दृढ़ता से बोला। मैं तो करती हूँ और मेरे पास प्रमाण भी हैं। कैसे? आपकी पहली पत्नी कुंती फिर से जीवित हो गई हैं। प्रभाकर को सांप सूंघ गया। वह मुंह फाड़कर माधुरी का चेहरा देखने लगा। फिर माधुरी ने उससे और भी बातें पूछीं, जिनका प्रभाकर कोई भी समुचित उत्तर नहीं दे सका। परंतु बाद में वह बोला, ठीक है, जो कुछ हो गया है उसके लिए दोषी मैं ही हूं। मगर अब मैं क्या कर सकता हूं? आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। चाहूं तो आपकी नौकरी भी ले सकती हूं। माधुरी उत्तेजित होकर बोली। फिर वह काफी देर तक बिस्तर में मुंह छिपाए रोती रही थी। सुबह होते ही प्रभाकर ड्यूटी पर चला गया था और बच्चे स्कूल। पिछली शाम की घटना का असर अभी तक ताज़ा था, इस कारण वह शीघ्र ही घर वापस आ गया था। लेकिन जब वह लौटकर आया तो सुखिया ने उसे माधुरी का पत्र पकड़ा दिया था और वह अपने घर चली गई थी। माधुरी जैसे ही अचानक अपने घर पहुंची तो माँ उसे देखकर चौंक गई। पिताजी दुकान पर गए थे। एकदम पूछ बैठी, अकेली आई हो? मेहमान कहाँ है? चिट्ठी पत्री कुछ तो दी होती। लेकिन माधुरी चुप खड़ी रही। वह कुछ भी नहीं बोली। अरे तेरा मुंह क्यों सूजा है? क्या कुछ बात हो गई है? हाँ, माधुरी ने इतना ही कहा। फिर बोली, मैंने उनका घर सदा के लिए छोड़ दिया है। उसकी माँ चौंकी। क्या? हाँ, क्योंकि जिस मार्ग पर आप और पिताजी ने मुझे जाने के लिए बाध्य किया था वह मेरे घर का रास्ता नहीं है, माधुरी बोली। माँ का मुंह आश्चर्य से सफेद पड़ गया। फिर माधुरी ने उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। माधुरी कहते कहते रो पड़ी। साथ ही माँ की भी आंखें भीग गईं। वह भी अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि आंख कान बंद करके उन्होंने अपनी बेटी का जीवन अंधकार में फेंक दिया था। शाम को माधुरी के पिता आए तो माँ ने उन्हें सारी बातें बता दी। सुनकर वे भी भौंचक्का रह गए। प्रभाकर पर उन्हें रह रहकर क्रोध आ रहा था।
उन्होंने तुरंत एक प्रार्थना पत्र पुलिस विभाग के नाम प्रभाकर के खिलाफ लिखा। मगर जब वे उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए माधुरी के पास गए तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि इससे क्या लाभ होगा। मेरा जो कुछ भी बर्बाद होना था वह तो हो चुका है, अब वापस नहीं आ सकता। फिर मैं क्यों कुंती और उसके बच्चों का जीवन बर्बाद करूं? मेरे इस प्रार्थना पत्र से प्रभाकर की नौकरी जा सकती है। फिर उसने पिता और मां को यह कहकर समझा लिया कि वह पढ़ी लिखी है, कहीं भी नौकरी कर लेगी और यदि संभव हुआ तो अपना पुनर्विवाह भी कर सकती है। वे लोग उसके कारण चिंतित न हों। उस शाम घर में चूल्हा ही नहीं जला। तीनों ही भूखे अपने अपने बिस्तरों पर सारी रात करवटें बदलते रहे। माधुरी के कई दिन कई हफ्ते इन्हीं बातों को याद करके बीत गए। पिछले दिनों की स्मृतियां कभी उसे प्रभाकर के पास ले जाती तो कभी वर्तमान का हाल देखकर उसे रोने पर विवश कर देती। यादों के इन्हीं सिलसिलों में उसे एक दिन रोहित की याद आई तो उसने उससे मिलना हित कर समझी। फिर समय निकालकर वह रविवार के दिन रोहित के पास गई। रोहित उसे इस तरह सामने आया देखकर आश्चर्य कर गया। वह अपने कपड़े धोने जा रहा था। कपड़े एक ओर फेंककर उसने पहले तो माधुरी को बैठने के लिए कुर्सी दी, फिर स्वयं भी चारपाई पर बैठ गया। तब माधुरी ने आरंभ की औपचारिक बातों के स्वत की उसके पूछने से पूर्व अपने साथ घटित सारी कहानी दोहरा दी। यह सुनकर रोहित को भी एक बार प्रभाकर पर क्रोध आ गया। वह उसके प्रति क्रोध में बोला, समझ में नहीं आता है कि दुनिया में कैसे कैसे निचले स्तर के लोग पड़े हैं, जिनका न कोई आचरण रहा है और न ही नैतिकता। यह अपने स्वार्थ और मनोरंजन के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। पत्नी भी इनके लिए क्या कोई खाने वाली चीज है जिससे यदि मन उब गया तो दूसरी की ओर ताकने लगे। फिर जब रोहित चाय बनाने लगा तो माधुरी ने उसे मना कर दिया और चीनी चम्मच उसके हाथ से लेकर बोली, जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री के सामने इस प्रकार के कार्य करता है तो स्त्री इसमें अपमान महसूस करती है। लाओ चाय मैं बनाती हूँ। तब माधुरी ने चाय बनाई। रोहित ने और भी अन्य बातें की। फिर जब वह चलने लगी तो उसने रोहित से कहा, अच्छा अब मैं जाना चाहती हूँ, हो सके तो मेरी नौकरी के लिए कहीं भी कोशिश करना। रोहित ने हामी भरी, फिर बोला, माधुरी एक बात कहूँ? हाँ कहो। वह अचानक ही ठिठक गई। तुम अपने घर आकर भी अब फिर वापस जाना चाहती हो? रोहित ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। तुम एक झूठी पत्तल। माधुरी उसकी ओर अविश्वास से देखने लगी। मुझे शर्मिंदा मत करो। मनुष्य का मन और आत्मा साफ होनी चाहिए। बाहरी आवरण के मैले होने से क्या अंतर पड़ता है? फिर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। रोहित ने दृढ़ होकर कहा तो माधुरी टूटी हुई टहनी के समान उसकी बाहों में झूल गई। एक अंधकार में भटकने के बाद उसे वास्तविक जीवन का रोहित जो मिल गया था। तब रोहित ने आगे कहा, मैं समझता हूं कि नारी को ठोकर खाने और भटकने के पश्चात भी यदि उसे अपने घर का सही मार्ग मिल जाता है तो यही उसके जीवन का सबसे बड़ा और बहुमूल्य उपहार होता है, बशर्ते वह फिर गलती न करे। आओ चले, मुझे तुम्हारे माता पिता से बात करनी है, कहते हुए दोनों घर से निकल पड़े। दोस्तों, कहानी सुनाने के बाद मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने को नहीं कहूँगा। हाँ, कहानी सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए या मन थोड़ा बहल जाएगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। खैर, कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।